Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 5. Dear student, लेक्चर नंबर 5 हमारा है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को डिस्कस कर रहे थे। उसमें पिछले लेक्चर्स में हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, इसके बाद हमने टेबुलेशन को डिस्कस किया, और अब जो है ना हमारे पास आते हैं जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डायग्राम जो है ना, इसके इंट्रोडक्शंस में हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या चीज़ होती है, ग्राफिकली किस तरीके से कौन कौन से ग्राफ है जिससे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हमारे पास क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए जो टेक्निक्स मौजूद थे, तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक हो गया। तो अब ये स्टेप बाय स्टेप है प्रेजेंटेशन का। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हमने यहाँ पर डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि समझने में आसानी हो। ठीक है। तो बहुत से चीज़ों को जो है ना हम ख्याल रखना पड़ता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप क्लासिफिकेशन आपने की तो वो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ रहा था, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी था, और लेकिन उसको समझना जो है ना एज़ कम्पेयर टू रॉ डेटा, थोड़ा आपके जो मिक्सअप डेटा था ना उसकी निस्बत क्लासिफिकेशन ने उसको समझने में आसानी कर दिया। ठीक हो गया। इसके बाद हम टेबुलेशन के ऊपर आ गया, तो टेबुलेशन ने उस काम को मज़ीद एक खूबसूरती के साथ, ठीक है ना, एक अट्रैक्टिव वे में उसको पेश किया, और उसको जो है ना क्लासिफिकेशन की निस्बत समझने में और ज़्यादा जो है ना आसानी पैदा हो गई। और जब हम ग्राफ पे आते हैं तो ग्राफ जो है ना या डायग्राम एक ऐसा मेथड है जिसमें डेटा को समझने के लिए मैं ये कहूँगा कि एक लेमैन भी होना, मिसाल के तौर पर उसको ग्राफ का इतना ज़्यादा आइडिया भी ना हो, ठीक है ना, मतलब वो इतना ज़्यादा मतलब पढ़ा लिखा ना हो, एक लेमैन भी क्यों ना हो, तो उसकी भी जो है ना वो समझ आ जाती है। ठीक हो गया। तो although tabulation is a very good technique to present the data, but diagrams are an advanced technique to represent data. ठीक हो गया। टेबुलेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था, बड़े डिटेल्स में आपको बताया था कि टेबुलेशन कितना जो है ना मतलब आसानी पैदा करते हैं डेटा को समझने में। तो एक बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है, लेकिन जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, वो उससे भी एडवांस है। एज ए लेमैन one cannot understand a tabulated data easily, ठीक है, but with only a single glance at the diagram one gets complete picture of the data presented. ठीक हो गया। आप एक टेबल किसी एक लेमैन के सामने टेबल को रखें तो वो समझ नहीं सकते, ठीक है, जब तक उसने थोड़ी बहुत उसकी स्टडी ना हो, यानी थोड़ा बहुत उसने वो पढ़ा लिखा अगर ना हो तो वो टेबल को समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया। लेकिन ग्राफ उसके सामने रखें तो वो एक ही गैलेंस के अंदर जो है ना एक ही नज़र में उसकी समझ में आ जाती। ठीक हो गया। तो वो आप इसकी एग्जांपल में आप देख लें, क्रिकेट मैच हम टीवी के ऊपर देखते हैं तो उसका ग्राफ बनता है, तो हमारी समझ में आ जाते हैं कि ग्राफ के अंदर कितनी वेरिएशंस आ रही होती हैं। ठीक है। पहले जो आवर्स में किस तरीके से स्कोर जा रहे थे, मिड में 10 आवर्स के बाद किस हिसाब से स्कोर आगे गया, ठीक है ना, जो वेरिएशंस आ रही है उसके अंदर स्कोर्स के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम या आवर्स जो है ना वो एक क्लियर पिक्चर हमें देता है। जैसे कि आजकल जो कोरोना वायरस की जो है ना डेथ रिकवरी और जो है ना सस्पेक्टेड है वो आपको दे रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम डे वाइज। ठीक है। उसका ग्राफ पाकिस्तान के अंदर मिसाल के सपोज जनवरी से लेकर अभी तक का आप ग्राफ बनाते हैं या इसी महीने का लास्ट मंथ का आप ग्राफ बनाते हैं
तो आप वो ग्राफ आपको जो है ना बता देता है कि कितने रिकवर हुए, कितने सस्पेक्ट थे, कितने जो है ना उसका मतलब केसेस थे हमारे पास, और उसमें से कितने कितनी डेथ हुई है और कितने वो रिकवर हुए हैं। वो आपको जो है ना ग्राफ इजीली बता देते हैं, उसकी समझ में आ जाते हैं। ठीक है। इवन यहाँ तक कि एक अनपढ़ आदमी भी होना तो उसको बता दे ये वाली लाइन डेथ की है, ये वाली लाइन जो है ना क्या कहते हैं रिकवरी की है, तो वो भी अगर क्वांटिटी में अगर नहीं बता सके एग्जैक्ट, तो कम से कम वो इतना बता सकता है कि डेथ कितना हो रहा है और किस हिसाब से किस रेशो से हो रहा है, और रिकवर कितने वो कम और ज़्यादा में आपको वो बता देगा। ठीक हो गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डायग्राम है या जो ग्राफ है वो काम को समझने वाले काम को मज़ीद आसान कर देते हैं। अब उसकी कुछ इम्पोर्टेंस को हम डिस्कस करते हैं डायग्राम्स की। ठीक है ना, जैसे हमने अभी बताया था आपको कि आपको एक क्लियर पिक्चर देता है। ठीक है ना, डायग्राम गिव अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ डेटा, इवन ए लेमन कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली एंड इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, आपको डायग्राम एक बहुत ही जो है ना क्लियर पिक्चर दे देता है। वो आपको जो है ना एक लेमैन भी जो है ना उसको इजीली जो है ना और कम टाइम में जो है ना वो समझ सकते हैं। वी कैन मेक कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट सैंपल्स वेरी इजीली, वी डोंट हैव टू यूज़ एनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक फर्दर टू कंपेयर। इनको कंपेयर करने के लिए हमें कोई फिर दोबारा से कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, यानी कोरिलेशन वगैरह अप्लाई करने की, कौन सा इनमें रिलेशनशिप क्या है कि ना कोरिलेशन वगैरह अप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो ग्राफ ही हमें बता देगा कि इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। वो उनकी कंपैरिजन जो है ना वो ग्राफ के ज़रिए आसानी हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे एक ग्राफ आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हमने इसको कंपेयर करना है। ठीक है ना, किसी एक मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान की लेट सपोज हम ये देखना चाहते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम कंपेयर करना चाहते हैं ईयर वाइज। तो 2010 में, 2011, 12, 13, 14 में जो है ना हम दो दो जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों वहाँ पर जो है ना ग्राफ बनाते जाएंगे, डायग्राम बनाते जाएंगे, तो वो एक क्लियर आपको पिक्चर देगा कि इंपोर्ट ज़्यादा रहा, एक्सपोर्ट ज़्यादा रहा, कौन सी ईयर में जो है ना एक्सपोर्ट ज़्यादा रहा है, वगैरह वगैरह। तो दिस टेक्निक कैन बी यूज यूनिवर्सली एट एनी प्लेस और एंड एट एनी टाइम। दिस टेक्निक इज यूज ऑलमोस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट एंड अदर वेरियस फील्ड। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स ही हर फील्ड के अंदर यूज़ होती है। तो ये जो टेक्निक्स है उसके अंदर से टेबुलेशन और क्लासिफिकेशंस के अलावा ये जो टेक्निक्स हैं ग्राफ या डायग्राम, वो हर फील्ड के अंदर हर सब्जेक्ट्स में जो है ना इसकी यूज़ होती हैं। इट डज़ नॉट सेव ओनली टाइम, सिर्फ ये जो है ना आपका कम टाइम में नहीं बनता, समझने के लिए भी कम टाइम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये जो है ना इकोनॉमिकल भी होते हैं। ठीक है, पैसे भी जो है ना इसको बनाते वक्त इतना ज़्यादा हमें पैसे खर्चे नहीं होते, इस पे खर्चा भी कम होता है। ठीक है, दिस गिव अस मच मोर इंफॉर्मेशन एज कम्पेयर टू टेबुलेशन। टेक्निक ऑफ टेबुलेशन हैज़ इट्स ओन लिमिट। अब टेबुलेशंस की अपनी लिमिट्स होती हैं। ठीक है ना, लेकिन इसकी जो है ना नहीं है कोई इस तरह के सच कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो है ना हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं टेबुलेशन के निस्बत। डेटा इज़ इजीली रिमेंबर्ड। ठीक है, डायग्राम विच वी सी लीव देयर लास्टिंग इम्प्रेशन मच मोर देन अदर डेटा टेक्निक्स। ये जो है ना एक दफ़ा जब हम किसी आप टेबल को देखते हैं या किसी एक डायग्राम को देखते हैं, तो डायग्राम क्या करता है वो आपके जहन में एक दफ़ा जब आप देखते हैं तो एक नक्शा आपके जहन में फिक्स हो जाता है। ठीक हो गया ना, तो एज़ कम्पेयर टू टेबुलेशंस जो है ना वो आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंस थे। अब इसके डायग्राम और ग्राफ के हम जो है ना यहाँ पे कुछ टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसमें सिंपल बार चार्ट है, मल्टीपल बार चार्ट है, कंपोनेंट बार चार्ट है, पाई चार्ट है, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज, हिस्टोरीग्राम है, हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम जो है ना वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को कहते हैं, ग्राफ ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सिंपल बार चार्ट से। सिंपल बार चार्ट, ठीक है, ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम बार से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी रेक्टेंगुलर बार से जो है ना हम चीज़ों की क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। A simple bar chart is used to represent data involving only one variable classified in spatial, quantitative or temporal basis। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस को तो जो है ना हम पहले डिस्कस कर चुके थे, यानी
इसकी टेम्पोरल बेसिस या जो क्वांटिटेटिव और टेम्पोरल बेसिस हमने क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस किया था कि ये क्या होता है कि टाइम ऑफ अकरेंस के साथ जो चीज़ होता है ना उसको कहते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ अकरेंस यानी 2000 में ये हुआ, 2005 जो मिसाल के तौर पर हम कहते हैं इसी किसी फसल के हम प्रोडक्शंस को लेते हैं, राइस की प्रोडक्शन है। ठीक है, 2015 में इतना टन था, 16 में इतना टन था, 17 में इतना था, 18 में इतना, 19 में इतना। ठीक है ना, तो ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, जब एक ये वाला डायग्राम जो है ना सिंपल बार चार्ट हम उस वक्त बनाते हैं जब आपके पास एक ही वेरिएबल हो और उसकी क्लासिफिकेशंस जो है ना टाइम ऑफ अकरेंस के हिसाब से किया हुआ हो। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब इसकी मिसाल ये है कि हम वही एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ राइस ईयरली। तो वेरिएबल आपके पास प्रोडक्शन है, राइस की प्रोडक्शन है, और टेम्पोरल बेसिस इसलिए है क्योंकि ये ईयर वाइज हमने किया हुआ है, 2015 में इतना टन, 16 में इतना टन, 17 में इतना टन। ठीक हो गया। तो उस वक्त जो है ना हम सिंपल बार चार्ट को एक वेरिएबल और अंदर उसकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुई है, वो टेम्पोरल बेस पे। ठीक हो गया। इन सिंपल बार चार्ट वी मेक बार्स, हम इसमें क्या करते हैं, बार्स बनाते हैं, यानी रेक्टेंगुलर बार्स बनाते हैं, रेक्टेंगल शेप का जो है ना। आप आगे आपका मैं बना के दिखाऊंगा, उसमें आपके समझ में आ जाएंगे कि रेक्टेंगुलर बार क्या होता है। ऑफ इक्वल विड्थ बट वेरिएबल लेंथ। अब उसकी जो जितने भी बार्स उसमें बनेंगे, बार्स कितने बनेंगे, पहले एग्जांपल में 2015 के लिए एक बार, 16 के लिए एक बार, 17 के लिए, 18 के लिए, 19 के लिए 5 बार्स बनेंगे। उन बार की जो विड्थ है, जो मोटाई है, वो सबके बराबर होंगे, लेकिन जो लंबाई है वो क्या होंगे, उसकी वेरिएबल की लेंथ के हिसाब से होंगे। ठीक हो गया ना, वो सबके बराबर नहीं होंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट और लेंथ ऑफ द बार्स। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, यानी राइस अगर लेट सपोज 40 टन है तो उसकी हाइट ऊपर 40 तक जाएंगे उस बार की। 60 टन है तो वो ऊपर 60 तक जाएंगे, 40 टन है तो 40 तक जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके आते हैं जी, किस तरीके से बनाया जाता है इस सिंपल बार चार्ट को, उसको हम देखते हैं। स्टेप्स टेकन इन ड्राइंग अ सिंपल बार चार्ट। तो सबसे पहला ये है जी, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस, वन हॉरिजॉन्टली another vertically at an appropriate period place of the paper। जैसे कि हर डायग्राम को बनाते वक्त हम करते हैं, हम एक एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद टेक द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस। ठीक है, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, किस बेस पे किया हुआ है क्लासिफिकेशन, ईयरली किया हुआ है उसको, मंथली किया हुआ है उसको, या डे वाइज किया हुआ है उसको, आपने नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है। एंड द ऑब्जर्व वेरिएबल, और वो जो आगे मन में टन में आ रहा था ना, 50 टन, 60 टन, 17 टन, 70 टन, ये जो है ना उसको आपने वर्टिकल लाइन के ऊपर यानी वाई एक्सिस के ऊपर आपने इसको लेना है। मार्क साइन ऑफ इक्वल ब्रेथ ऑफ ईच क्लास एंड लीव इक्वल और नॉट लेस देन हाफ ब्रेथ इन बिटवीन टू क्लासेस। अब ये जो दो क्लासेस के दरमियान, पहला आपके पास आ गया 2015 का डेटा, फिर इसके बाद आ गया 2016 का, तो उन दोनों के दरमियान में कितना आपने गैप रखना है। ठीक है, तो उसमें एक तो आपने पहले कहा था दोनों बार की जो है ना विड्थ, जो मोटाई है वो आपने सेम रखना है, तो दोनों के दरमियान में जो फ़र्क है वो आपने इक्वल और नॉट लेस देन हाफ ब्रेथ, उसके जितनी उसकी मोटाई है या उसके बराबर आपने गैप छोड़ना है। ठीक हो गया, या उसके हाफ से कम नहीं होनी चाहिए। फाइनली मार्क्स द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल टू प्रिपेयर रिक्वायर्ड बार्स। फिर आपने क्या करना है जी, जो दिए हुए वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स की, जितनी भी वो क्वांटिटी दी हुई है उनको आपने मार्क्स करना है। तो हम देखते हैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल। ठीक है, लेट सपोज आपके पास एक डेटा है, ईयर आपका यहाँ पे दिया हुआ है जी, ये ईयर है 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, और यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है। ये क्या चीज़ है, ड्रा सिंपल बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रॉफिट ऑफ द बैंक फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, एक बैंक की प्रॉफिट है 5 साल की। ठीक है ना, तो उसको आपने सिंपल बार चार्ट बनाना है। अगर सिंपल बार चार्ट ना भी बनाने का कहें तो यही सिंपल ही बनता है इसका, क्योंकि आप देख लें यहाँ पर जो
क्लासिफिकेशन हुई हुई है, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, डेटा की जो क्लासिफिकेशन हुई वो ईयर वाइज हुई हुई है, ठीक है ना, टेम्पोरल बेसिस के ऊपर हुई हुई है इसकी क्लासिफिकेशन। और वेरिएबल यहाँ पर एक ही है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसलिए इसका सिंपल बार डायग्राम ही बनेगा। तो हम देखते हैं कि इसका किस तरीके से इसके जो है ना ग्राफ बनता है, सिंपल बार डायग्राम। तो देखिए जी, ये जो लाइन आपको नज़र आ रहा है, जैसे हमने कहा था इसके कंस्ट्रक्शन के लिए आपने सबसे पहले ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, ये ऊपर से नीचे जो लाइन आ रही है वो आपके पास क्या है, ये वाली लाइन वो वाई एक्सिस या इसका हॉरिजॉन जो है ना वर्टिकल लाइंस कहते हैं। तो इस पे हॉरिजॉन्टल पे यानी जो इस एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या करना है, ईयर्स को लेना है। ये आपके पास इसकी ईयर्स आ गए, ठीक है। और वाई एक्सिस के ऊपर हमने उस वेरिएबल को लेना है, वेरिएबल यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट को लेना है। तो ये आपके पास देखो 0, 5। अब देखें ये किस तरीके से लेना है, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस के ऊपर। अब आपका क्वेश्चन आप देख ले, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम 10 है, और मैक्सिमम आपके पास क्या है, मैक्सिमम 25 है, 42 है, सॉरी 42 है। तो आपके उसमें, ठीक है ना, जो आपका, सॉरी, जो आपका वाई एक्सिस है उसके ऊपर आपने ये जो जितने वैल्यूज दिए हुए हैं वो आपके उसमें आना चाहिए उस रेंज के ऊपर। तो हमने क्या किया यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया और 5 का हमने गैप छोड़ा, तो 45 तक हम गए हैं, क्योंकि 42 हमारा मैक्सिमम वैल्यू था, वो इसी के अंदर आ जाते हैं, और मिनिमम वैल्यू जो भी हो वो 0 से हमने स्टार्ट किया है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो आप देखें 1989 के लिए हमारे पास 10 है, प्रॉफिट 10 है, ठीक है ना, मिलियंस में है, ये यहाँ पे दिया हुआ है मिलियंस डॉलर में, तो 10 मिलियंस डॉलर है। तो यहाँ पे हमने इसको 10 तक, देखो जी, इसको आपने सेंटर में रखा और ये आपके पास 10 आ गया, 10 पे हमने मार्क लगाया और एक रेक्टेंगुलर बार बनाया। देखो जी, ये जो है ना, ये आपके पास एक बार है, रेक्टेंगुलर बार। इसकी ये जो विड्थ है, इसको विड्थ कहते हैं, इसकी मोटाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इन पांचों बार की सेम होंगे, लेकिन ये जो ऊपर से नीचे जो लंबाई है वो डिपेंड कर रहे होते हैं इस क्वांटिटी के ऊपर, जो इस टेबल में दिया हुआ है, जितने क्वांटिटी दिया है उतने उसकी लंबाई होंगे, ठीक हो गया। फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 25 और एंड में 45 है, ठीक है ना, 42 है, तो यहाँ पे ये 40 था और एंड वाला आपके पास 42। तो ये आप देख लीजिए, इनके जो दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में फासला, इन दोनों के दरमियान में फासला, इन दोनों के दरमियान में, और पार्स के दरमियान में भी फासले भी क्या है, आपस में सेम है। तो यहाँ पे हम देखो, इससे हम क्या, इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, इसको देख के समझ में आ जाता है कि सिंपल बार चार्ट के अंदर इस बैंक का जो प्रॉफिट रहा है वो सबसे ज़्यादा किस, कहाँ पर रहा है, 1993 में इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। और ग्राफिकली आपको यहाँ पे एक एक लाइन अगर हम इस तरह से ड्रा कर ले तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये विद द पसेज ऑफ टाइम जो है ना, वो बैंक की जो प्रॉफिट वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब बैंक की जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स इसकी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसी ग्राफ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस की जो प्रॉफिट के अंदर जो वेरिएशंस है, जो चेंजेस है, वो बड़ा स्मूथली है और पॉजिटिव डायरेक्शंस के ऊपर जा रहे हैं। जैसे जैसे ईयर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है जी, इसकी प्रॉफिट भी इंक्रीज होता जा रहा है। 1989 की निस्बत 1990 में बेहतरीन है, इन दोनों ईयर्स की निस्बत 91 में बेहतरीन है, इन तीनों ईयर्स की निस्बत 92 में इसके अच्छे प्रॉफिट है, और चारों की निस्बत 93 में। और यहाँ से फिर हम प्रेडिक्शंस भी करते हैं, यानी अंदाज़ा भी हम लगा सकते हैं, अगर इसी हिसाब से ये बढ़ता गया तो आगे 1994 के अंदर प्रॉफिट इससे भी आगे जाएगा, 95 में और आगे जाएगा। प्रेडिक्शन है ये, पेशन गोई है, होना ज़रूरी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, ये दिस ग्राफ जो है ना, हम इसकी प्रेडिक्शंस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि आगे इसके क्या हो सकते हैं। तो यहाँ से आपके कंपनी का जो है ना एक बेहतरीन नक्शा आ रहा है, कंसिस्टेंट भी है, जो चेंजेस आ रहे हैं वो कांस्टेंट और कंसिस्टेंटली जो है ना पॉजिटिव डायरेक्शंस के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और जैसे कि आपको मालूम है, हमने भी सुना हुआ है, पीएमए में जब आप एज ए कमीशन ऑफिसर जाते हैं वहाँ पे भर्ती के लिए, तो आपकी एजुकेशन को इसी हिसाब से देखते हैं, आपके जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैट्रिक में कितने रिजल्ट मार्क्स थे, इंटर में कितने थे, फलान में कितने थे, फिस्तान में कितने थे, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। अगर वो इसी तरह का ग्राफ बने तो वो समझते हैं कि इसके अंदर बड़े
जो चेंजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, तो आगे भी हम वो फिर प्रिडिक्शन लगाते हैं कि आगे भी इससे पॉजिटिव ही हो सकता है। ठीक है। और अगर किसी की ग्राफ कोई ऊपर है फिर नीचे है फिर ऊपर है फिर नीचे है, इस तरह से ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, तो वो कोई आगे प्रिडिक्शन ही हम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये था जी सिंपल बार चार्ट। तो ये इस तरह के ग्राफ बनता है और इस किस टाइप के डेटा के लिए यूज़ होता है, कब ये यूज़ होता है और इसका मतलब क्या है वो आपको बता दिया। ठीक हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट है जी मल्टीपल बार चार्ट। ठीक है। तो इसी के इसके नाम से सिंपल बार चार्ट में हमने कहा था दोनों के तकरीबन सेम है, ये भी बार चार्ट है वो भी बार चार्ट था। ठीक है ना। लेकिन वो सिंपल बार चार्ट था, मतलब एक ही वेरिएबल। ये आपके पास क्या है जी, मल्टीपल बार चार्ट है, तो इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल आ सकते हैं। ठीक है। बाय मल्टीपल बार डायग्राम टू और मोर सेट ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा और प्रेजेंटेड। ठीक हो गया। दो चीज़ें जहन में रखना है, एक तो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो और दूसरी चीज़ जो आपस में इंटर रिलेटेड भी हो। ठीक है। मल्टीपल बार डायग्राम फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन मोर देन वन फेनोमेना। इसमें जो है ना आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक से दो से ज़्यादा जो है ना वेरिएबल्स को चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं इसमें। फिर द टेक्निक ऑफ सिंपल बार चार्ट इज़ यूज टू ड्रॉ दिस डायग्राम। इस डायग्राम को बनाने के लिए भी जो टेक्निक्स है वो सिंपल बार चार्ट वाला ही हम यूज़ करेंगे। बट द डिफरेंस इज दैट, लेकिन फ़र्क ये है वी यूज़ डिफरेंट शेड्स कलर्स और डॉट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट फेनोमेना। जो डिफरेंट फेनोमेना है या जो डिफरेंट वेरिएबल है उनको हम उनकी पहचान को आसान बनाने के लिए, ठीक है ना, हम डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे। ठीक है। आगे एग्जांपल आएगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगा। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं जी इसी बैंक की प्रॉफिट के साथ हम उसके लॉस को भी रखते हैं जो पहले एग्जांपल में। तो एक बार उसी ईयर का 1989 में दो बार बनेगा आप, ठीक है ना। एक बार उसकी प्रॉफिट को शो कर रहा होगा, दूसरा बार साथ ही उसकी लॉस को शो कर रहा होगा। फिर इसके बाद 1990 के लिए भी दो बार बनेगा, एक उसकी प्रॉफिट को शो करेगा और उसकी क्या होगा, लॉस को शो कर रहा होगा। ठीक हो गया ना। इसी तरह सारे ईयर्स के लिए एक बार के बजाय एक साल के लिए दो दो बार बनते जाएंगे और उनकी पहचान के लिए हम या तो कोई शेड करेंगे इनको या डिफरेंट कलर देंगे। मिसाल तौर पर ग्रीन कलर मैंने जो है ना उसको प्रॉफिट को दे दिया, तो रेड कलर में लॉस को दे दूंगा, तो वो समझ जाएगा हमारे वो देखने वाला ग्राफ देख के कि इसमें जो ग्रीन है वो प्रॉफिट है और जो रेड है वो लॉस है। ठीक हो गया। और वी यूज टू ड्रॉ मल्टीपल बार चार्ट इफ द टोटल ऑफ द डिफरेंट फेनोमेना इज मीनिंगलेस। ठीक है। तो इसको जो है ना इसकी जो टेक्निक्स है वो सिंपल बार चार्ट की तरह ही बनना है। ठीक है। जो डिफरेंस मेन डिफरेंस था वो पहले ये जो दो पॉइंट्स थे आपके पास वो मैंने आपको बता दिया। पहली पॉइंट ये है कि ये दो से ज़्यादा वेरिएबल के लिए बनता है और आपस में इंटर रिलेटेड हो। और दूसरी बात ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें तरीका तो फिर हम वही यूज़ करते हैं सिंपल बार चार्ट पर, लेकिन इसमें कलर्स हम या शेड्स डिफरेंट शेड्स करते हैं या कलर्स हम डिफरेंट कलर्स लगाते हैं उन वेरिएबल्स को डिफरेंट करने के लिए। ठीक है। और तो इसमें इसके हम एक एग्जांपल इसका भी हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। एक आपके पास डिफरेंट 91 से लेकर देखो ईयर्स 1991 से लेकर 1995 तक, और इसमें दो वेरिएबल्स दिया हुआ है, एक इंपोर्ट दिया हुआ है और एक्सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है। एक अंक है जी ड्राइव मल्टीपल बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कनाडा वैल्यूज़ इन डॉलर, ये डॉलर में है, फॉर द ईयर दिस एंड दिस। तो किसी भी उसका हम बनाते हैं ईयर्स क्या कहते हैं कंट्री का, तो ये कनाडा का लेट सपोज एग्जांपल है एक। ठीक है ना। कुछ वैल्यूज़ आपके पास डेटा है तो इसको ग्राफिकल ऐसे शो करेंगे। अब आपके सामने बाकी सारी चीज़ें इसी तरह सेम टू सेम। ये आपका जो है ना एक्स एक्सिस के ऊपर आपका आ गया जी ईयर, ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर आ गया आपका क्या, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब ये वैल्यूज़ देखो पहले में 5, 10, 15, 20 इस तरह से लिया था। ठीक है। अभी ये हमने ज़ीरो के बाद 2000 पे किया है डायरेक्ट, फिर फोर्थ और सिक्स और 2000 का डिफरेंस। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि यहाँ आप डेटा को देखेंगे तो इसमें आप देखें दोनों को मिला के आप देख लें सबसे मिनिमम जो वैल्यू है आपके पास तकरीबन 4000 समथिंग में आ रहा है और मैक्सिमम आपका जा रहा है जी 12,000 में। ठीक है ना। 12,000 समथिंग में आ रहा है। तो हम 12,000 तकरीबन 13,000 तक या आगे 14,000 तक जो भी बनता है वो हम आगे जाएंगे और इसकी हम स्टार्टिंग जो है ना डायरेक्ट हम 2000 से भी ले सकते हैं और ज़ीरो से भी हम ले सकते हैं। तो इसलिए हमने ज़ीरो ज़ीरो का डिफरेंस छोड़ा। देखो ये ज़ीरो से शुरू हो गया और आखिरी 14,000 तक मैक्सिमम मिनिमम सारे वैल्यूज़ इसके अंदर
आ गया। अब 91 के लिए 2 बार, ये पहला वाला बार ठीक है ग्रीन है, हमें नहीं पता किस चीज़ का है लेकिन वो बाद में उधर शो किया हुआ है रेड, ये दूसरा बार, ये इसी एक ईयर के लिए 1991 के लिए इधर साइड पे शो किया हुआ है। देखो ये ग्रीन इसमें आपको बताया हुआ है ये इंपोर्ट के लिए है, और जो रेड बताया है वो एक्सपोर्ट के लिए है। तो आपको यहाँ से ये रिवाइज ऑन डेटा को आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर, तो ये ग्राफ आपके पास बन गया। तो अब देखने वाला ये देखेंगे पहले ये कलर क्या है, तो साइड पे यहाँ पे आके वो देखेगा ग्रीन इंपोर्ट है और रेड एक्सपोर्ट है। तो 1991 के अंदर इनकी जो है ना इंपोर्ट जो बाहर से अंदर लाए हैं वो ज़्यादा है, ठीक है ना, और ये एक्सपोर्ट इनकी कम है, और ये सब में इसी हिसाब से जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जितनी जो है ना इंपोर्ट है, जितने उन्होंने इंपोर्ट है उसी हिसाब से एक्सपोर्ट भी बढ़ता जा रहा है। मिसाल के तौर पर इंपोर्ट अभी 8000 था, उस वक्त एक्सपोर्ट 4000 था, बिल्कुल हाफ था। तो ये तो 8 से थोड़ा ऊपर गया है, तो ये आपके पास 4 से थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है। तकरीबन इनमें वेरिएशंस इतना ज़्यादा नहीं है। इस मुल्क की जो कनाडा है उसकी परफॉर्मेंस अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र, ठीक हो गया। तो यही ग्राफ आप देख ले, यहाँ से एक क्लियर हमें पिक्चर मिल रहा है कि बज़ाहिर देखने में तो ये जो स्पाइक्स है या जो रेक्टेंगुलर है इनकी लेंथ जो है ना लंबाई आप देख ले बहुत आगे ऊंचा हो रहा है। पहले इधर कम था, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, लेकिन अगर आपस में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अगर आप देख ले कंपेयर कर लें तो यहाँ जितना था वहाँ यहाँ भी इतना ही है, यहाँ भी इतना ही है, यहाँ भी इतने भी है, यहाँ भी इतने है। तो इनकी इकोनॉमी में एज सच कोई चेंजेस नहीं आए, जैसे जो है ना 1991 में था वैसे ही 1995 में है, ठीक हो गया जी। ये आपके पास था जी मल्टीपल बार चार्ट। तो आज हम लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है ना इसी के आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे कंपोनेंट बार चार्ट को, और इसमें मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।